अभी हमने दो चीज़ें समझ ली हैं। पहली चीज़ तो हमने ये समझ लिया है कि भाई फिज़िकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। मेनली जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर कोई चीज़ को अगर हम लोग बोल रहे हैं कि कहीं पे कोई चेंज जो हुआ है वो चेंज ड्यू टू केमिकल चेंज हुआ है, तो वो हम लोग तभी बोल सकते हैं अगर वहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म हुआ हो। क्या हुआ हो? कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ हो। आ रही बात समझ में? ठीक है। सो मतलब अच्छा कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं। जैसे मान लो अगर आपने किसी कोई भी एक बॉक्स है उसके ऊपर आपने पेंट कर दिया, ठीक है, तो क्या पेंट करना फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? फिजिकल। आप बताओ, फिजिकल चेंज केमिकल चेंज? फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज है। आप बताओ। फिजिकल चेंज है। अच्छा ठीक है। दही बनना, दूध से दही का बनना, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? आप बताओ। फिजिकल चेंज। आप बताओ। दूध से दही का बनना क्या है, फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? केमिकल चेंज है। ठीक है। मतलब मिल्क से कर्ड का बनना फिजिकल या केमिकल? आपने बोला फिजिकल चेंज है। ठीक है। तो मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि सब्सटेंस सेम ही है अभी। ठीक है। आप बताओ, फिजिकल या केमिकल चेंज? सर केमिकल। केमिकल चेंज है। आप बताओ। केमिकल। पता नहीं, आप चेंज करना चाहोगे? हैं, सबके सब केमिकल चेंज बोल रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अगर सब्सटेंस मान लो अगर आपने बोला फिजिकल चेंज, तो इसका मतलब कि सब्सटेंस सेम है। ठीक है, सब्सटेंस सेम है। तो क्या चाय में दही डाल सकते हो आप? है, चाय बनाते हुए दूध की जगह दही डाल सकते हो? नहीं डाल सकते। खाना खाते हुए खाने के साथ दही की जगह दूध पी सकते हो? इसका मतलब कि वहाँ पे सब्सटेंस चेंज हुआ है, उसका टेस्ट भी चेंज हुआ है। ठीक है। आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते। अब मतलब दही बन गई ना एक बार, अगर अब आप सोचो कि नहीं मैं इसको दोबारा दूध बना दूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। जब एक बॉक्स के ऊपर पेंट करना था तो पेंट उतार दोगे तो वापस वो सेम कलर में आ जाएगा। अभी भी वो बॉक्स ही है, उसके अंदर सामान रख सकते हो आप, आपने सिर्फ पेंट ही किया है उसके ऊपर। समझ में आ रहा है अभी? तो फिजिकल चेंजेस वो हैं जहाँ पे सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ है, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है। और केमिकल चेंजेस वो हैं जहाँ पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो गया है, जैसे दूध से दही का बन जाना। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि आप लोगों के घरों में तवा होगा, जिस पे वो रोटी बनती है, सबके घर में ही होगा, है ना? अच्छा, उस तवे के नीचे, ऊपर जो तवा पे रोटी बन रही है उसके नीचे जंक लगा हुआ है। आप लोगों ने कभी अगर उसको ऑब्जर्व किया होगा, तो अगर कभी लंबे टाइम के लिए अगर आप उसको रख भी दोगे ना, तभी भी उसके नीचे जंक लग जाएगा। ठीक है। और नॉर्मली भी जो घरों में यूज़ हो रहा है, अगर आप उसके नीचे वाले पोर्शन को अगर तार वाले ब्रश से अगर घिसोगे ना, तो उसको ब्राउन ब्राउन करके निकलना शुरू हो जाएगा। वो उसका क्या है, वो उसके ऊपर रस्टिंग हो रखी है। ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि जो आपका आयरन था, जब वो रस्ट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है, तो ये भी किस चीज़ का एग्जांपल है, केमिकल या फिजिकल? कैसा चेंज है ये? केमिकल चेंज है। ठीक है। अच्छा, कुछ चेंजेस ऐसे हो सकते हैं कि जहाँ पे आपको लगे कि नहीं फिजिकल चेंज भी है। हो सकता है कि ऐसी कुछ चीज़ें चेंजेस हों जहाँ पे आपको लगे कि नहीं सब फिजिकल तो हो ही रहा है क्योंकि कलर चेंज हो गया है। ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं है। बट केमिकल चेंज आप सिर्फ तभी बोलोगे जब वहाँ पे कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा होगा। जैसे पहले ये आयरन था, और ये जो रस्ट है ना, ये रस्ट क्या होता है? आयरन ऑक्साइड होता है। ये क्या चीज़ होता है? ये होता है आयरन ऑक्साइड। और इसका जो कलर होता है वो ब्राउनिश होता है, फिर रेडिश ब्राउन बोल सकते हो आप। ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है। तो ऐसे चेंजेस क्या हो गए? केमिकल चेंज हो गए। ठीक है।
अच्छा, और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके जैसे फूड का बनना आपने बताया था अभी, ठीक है, तो फूड का बनना हो गया, जब आप लोग खाना बनाते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, केमिकल चेंज होता है। कोई एक छोटा मोटा एग्जांपल बता सकते हो कैसे हुआ हो केमिकल चेंज, खाने का बनना? आप बता सकते हो? जो आलू उबल गए हैं उनको वापस कच्चा कर सकते हो? समझ में आ रहा है अभी कि वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे वो बदल गए हैं अब, ठीक है, तो खाने का बनना भी क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। ऐसे ही जो आप लोग अभी सांस ले रहे हो ना, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। आप लोग जो सांस ले रहे हो मेनली ऑक्सीजन का इंटेक और CO2 को छोड़ना, ठीक है, तो यहाँ पे भी चीज़ें चेंज हो रही है ना, ठीक है, तो वो क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि केमिकल चेंजेस क्या है। देखो जहाँ पे भी केमिकल चेंजेस होंगे ना, जहाँ पे भी केमिकल चेंजेस होंगे, अगर आप वहाँ पे केमिकल चेंजेस में अगर आप केमिकल चेंज को कहीं पे रिप्रेजेंट करोगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज, क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज क्या बनता है? अच्छा, केमिकल चेंज अगर कहीं पे हो रहा है तो किसकी वजह से हुआ होगा, केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ होगा, केमिकल रिएक्शन। और जब हम लोग किसी केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अभी आपको समझ में आ गया चैप्टर कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कि जहाँ पे भी केमिकल चेंज हो रहा है इसका मतलब कि वहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। समझ में आ रहा है अभी? जहाँ पे भी, चाहे इनमें से कोई सा भी ले लो, चाहे आप कहीं कोई दूसरी कंडीशन भी सोच सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी अगर क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है। जैसे अगर आप हम लोग मिल्क और कर्ड की बात करें तो यहाँ पे एक लैक्टोबैसिलस करके एक बैक्टीरिया होता है, ठीक है, जो कि हेल्प करता है किसी मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट होने के लिए, मतलब वहाँ पे एक केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। जब इन केमिकल रिएक्शंस को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तब जा करके जो इसका रिप्रेजेंटेशन बनेगा वो हमारा क्या होता है, केमिकल इक्वेशन होता है। अभी ये चीज़ें समझ में आ गई अभी तक कि केमिकल रिएक्शन क्या हुई और केमिकल इक्वेशंस क्या हुई, ठीक है। नाउ अब जो आता है वो ये है नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, इसमें ना एक एग्जांपल दे रखा है आपको। अभी हमने केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शंस ये पढ़ लिया है। नेक्स्ट एक एक्टिविटी आप लोगों को दे रखी है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, इससे ना कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। अभी आप सभी ने सारे एग्जांपल्स दिए थे कि अगर कोई चीज़ बर्न हो रही है, कागज़ बर्न कर दिया, लकड़ी बर्न कर दी, गैस बर्न कर दिया, तो सब में आपने बोला कि वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी हमने जो अपनी बुक में जो एक एग्जांपल है वो है मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना। मैग्नीशियम, सबसे पहले मुझे ये बताओ मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, नॉन मेटल है, क्या है? आप बताओ। मेटल है। मैग्नीशियम क्या है? मेटल। मेटल। मैग्नीशियम मेटल है। वैलेंसी क्या है? दो। मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव? अगर मेटल होगा तो पॉजिटिव होगा। वेरी गुड। और 2 होगा, ठीक है। आप बताओ मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है? 2। आप बताओ। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या है? 2 है, ठीक है। तो अच्छा, सिंबल क्या है मैग्नीशियम का, आप बताओ। Mg। बहुत बढ़िया। तो मैग्नीशियम का जो सिंबल है वो है Mg, और क्योंकि ये क्या है, मेटल है,
और इसकी जो वैलेंसी है वो है 2 पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब रिबन बोल दो या फिर स्ट्रिप बोल दो। रिबन जैसे बालों में बांधते ना, लड़कियां रिबन बांधती हैं, तो वो पतली सी एक स्ट्रिप, मतलब आप जैसे ये पेज है ना, इससे हल्का सा मोटा मान लो, ठीक है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, रिबन की शेप में हो जाएगा। तो ऐसा कोई एक रिबन ले लिया आपने मैग्नीशियम का, ठीक है। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए चीज़ों को ध्यान रखना है कि वो बोल क्या कह रहे हैं। सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये बोली है कि मैग्नीशियम रिबन जो भी है, इसको पहले क्या करो, सैंड पेपर से घिस दो। सैंड पेपर से घिसना है। रीज़न क्या हो सकता है उसका? देखो दोबारा समझो क्या है। मैग्नीशियम रिबन है, हम लोगों को इसको बर्न करना है, ठीक है। एक्टिविटी में उन्होंने स्टेप बाय स्टेप चीज़ें आपको बताई हैं। उसमें से एक स्टेप ये है कि बर्न करने से पहले इसको सैंड पेपर से घिसना है। सैंड पेपर का मतलब पता है क्या होता है? आप लोगों ने वो पुताई उताई करने वाले, जब पुताई उताई करके जा रहे होते हैं तो आपने देखा है वो जैसे कुछ लगा दिया उसको घिस रहे होते हैं। एक छोटा सा ब्राउन कलर का एक वो होता है, उससे घिस रहे होते हैं। मेटल्स को भी उससे घिसा जाता है, ठीक है। तो उसको सैंड पेपर बोलते हैं। उसमें हल्का हल्का मतलब एक तरीके से बहुत कोरोडेड सरफेस होती है, उससे किसी चीज़ को घिस करके प्लेन करते हैं, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्या बोलते हैं, इसको रबिंग, इसको हाँ रबिंग। तो रबिंग विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर। क्या रीज़न होगा इसका? देखो क्या है, जो ये मैग्नीशियम रिबन है ना, अल्टीमेटली तो ये मेटल है, और मेटल को अगर आप एक्सपोज एनवायरनमेंट में छोड़ोगे तो वो क्या बन जाएगा, उसके ऊपर मेटल ऑक्साइड की लेयर जम जाएगी। किस चीज़ की लेयर? मेटल ऑक्साइड की। तो मान लो कि ये जो मैं लेयर बना रहा हूँ यहाँ पे, ये है मेटल ऑक्साइड की लेयर, ठीक है। फिर आपने लिया सैंड पेपर। सैंड पेपर को जब आप इसके ऊपर घिसोगे तो ये जो ऊपर की जो मेटल ऑक्साइड की जो लेयर थी ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो सैंड पेपर का आपने यूज किया, ये किस चीज के लिए किया? रिमूव लेयर ऑफ मेटल ऑक्साइड। और ये मेटल कौन सा है? मैग्नीशियम। तो मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड रही होगी, उसकी लेयर को हटाने के लिए। इतना समझ में आ रहा है अभी? सैंड पेपर का यूज क्यों किया आप बताओ? मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए। आपको ही समझ में आ रहा है ये चीज़? किस चीज़ का यूज़ किया था? सैंड पेपर का यूज़ किया था मैग्नीशियम लेयर को हटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब ये बात आती है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को हटाना क्यों है? मतलब बर्न करना था ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड था, कोई बात नहीं, कर देते उसको बर्न। क्यों हमने उसको सैंड पेपर लेकर के आ रहे हैं, फिर उसको घिस रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड है ना, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। क्या होता है? मेटल ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है। समझ में आ रहा है अभी? अच्छा, तो अगर हाई है तो फिर क्या दिक्कत करेगा ये? अब दिक्कत ये करेगा, मान लो आपने आग जलाई और मेटल ऑक्साइड को आप बर्न कर रहे हो, ठीक है, और उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, तो उसके अंदर जो प्योर मेटल है ना वो जलेगा ही नहीं। तो आपका रिएक्शन एग्जैक्टली क्या हो रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो ऊपर जो लेयर जमी हुई है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, तो जो अंदर लेयर है वो तो तब जलेगी ना जब बाहर वाली लेयर जल के पिघल के गिर जाए। बात समझ में आ रही है अभी? तो इसीलिए पहले हमने इसको क्या किया, क्लीन कर लिया, उसके बाद फिर हमने इसको बर्न करना शुरू किया। अब ये मेटल ऑक्साइड की जो लेयर थी इसको हमने हटा दिया। अब बर्निंग किस चीज़ की हो रही है? मैग्नीशियम की हो रही है। समझ में आ रही है बात अभी तक? तो फिर हमने मैग्नीशियम को बर्न करना शुरू किया। अब आप मुझे ये बताओगे कि अगर आप किसी भी चीज़ को बर्न करोगे तो रिएक्शन किस चीज़ के साथ होती है? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ। कैसे पता चलता है कि ऑक्सीजन के साथ हो रही है? हाँ, कोई एक ऐसा मुझे
एग्जाम्पल बताओ, या फिर कोई एक ऐसा जो आपके दिमाग में आ रहा है कि सर इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की वजह से ही कोई चीज़ जल रही है। हाँ। चलो ठीक है, आप थोड़ा सोचो। एयर में ऑक्सीजन होता है, हाँ तो ठीक है, एयर में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कैंडल के ऊपर एक कांच का ग्लास रख दो, थोड़ी देर में बुझ जाएगी। अच्छा, आप बताओ। ऑक्सीजन चाहिए होती है पर सब्सटेंस को बर्न, किसी चीज़ को बर्न करने के लिए। ऑक्सीजन चाहिए होती है, कैसे पता चल रहा है ये? सर अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो बुझ जाएगी आग। चलो ठीक है, आपने जो एग्जांपल बताया सही बताया आपने। क्लास 7th में मेरे ख्याल से है वाला एक्सपेरिमेंट, 7th या 8th में है वो एक्सपेरिमेंट, है ना? आपने पढ़ा वो एक्सपेरिमेंट? क्या है उस एक्सपेरिमेंट में, बताओ। एक कैंडल से उसके ऊपर कुछ रखना होता है तो जब ऑक्सीजन अंदर से खत्म हो जाती है तो फिर कैंडल बुझ जाती है। ठीक है, ये जो कैंडल और ग्लास वाला जो प्रैक्टिकल है सबने कर रखा है ना, ठीक है। तो जैसे कोई भी कैंडल है, अगर उसके ऊपर आप ढक दोगे तो उस ग्लास के अंदर जितना भी ऑक्सीजन होगा उसको यूटिलाइज करके वो बंद हो जाएगा, क्योंकि जब उसके अंदर का ऑक्सीजन पूरा ख़त्म हो गया तो वो बंद हो जाएगी, ठीक है, कैंडल। अच्छा, इसी चीज़ को यूज़ करने के लिए आपने देखा फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं ना, ठीक है, तो जब कहीं पे अगर आग लगी होती है तो उससे फायर एक्सटिंग्विशर से जब उसके ऊपर वो डालते हैं तो उसको मेन पर्पज़ क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ जो कांटेक्ट है ना उसका वो ब्रेक कर दो। मान लो अगर यहाँ पे अगर आग लग रही है तो इसके ऊपर CO2 की एक लेयर बिछा दो, और वो क्या करेगा कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन को इसके साथ मिलने नहीं देगा, तो आग बंद हो जाएगी, ठीक है। ऐसे अगर किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा आग पकड़ रही है तो आपको सिंपली क्या करना है, अगर आप उसको कंबल से ढक दोगे ना पूरा बंद करके, ठीक है, तो हो सकता है कि वो आग बंद हो जाए। रीज़न क्या है कि ऑक्सीजन के साथ उसका जो कॉन्टैक्ट है वो ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब, इस चीज़ को समझने का मतलब सिर्फ इतना था कि अगर हम लोग मैग्नीशियम को अगर बर्न कर रहे हैं तो उसकी रिएक्शन किसके साथ हुई है? ऑक्सीजन के साथ हुई है। किसके साथ हुई है? ऑक्सीजन के साथ हुई है। बात समझ में आ गई अभी? अच्छा, जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा तो बनेगा क्या हमारे पास? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां तक समझ में आ गया अभी तक? ठीक है, ये जो है ना इसको बोलते हैं हम लोग वर्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। ये है वर्ड इक्वेशन। किसी एक केमिकल चेंज को, अब केमिकल चेंज समझ में आया क्या हुआ था भाई? मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। ये न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन हुई है बाय द हेल्प ऑफ 2 डिफरेंट सब्सटेंसेस। समझ में आ रही बात? अभी 2 अलग अलग सब्सटेंसेस की हेल्प से एक नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है। तो ये क्या, कौन सी रिएक्शन है? कौन सा चेंज है ये? केमिकल या फिजिकल? केमिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये इक्वेशन केमिकल चेंज को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन है। समझ में आ रहा है अभी? ठीक है। अब क्योंकि हमने इसको वर्ड के फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये इसको हम लोग नॉर्मली वर्ड इक्वेशन बोलेंगे। अब दूसरी चीज़ ये है कि केमिकल इक्वेशन एग्जैक्टली क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रही होती है। कोई भी केमिकल इक्वेशन जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? देखो, ये लेफ्ट साइड हुआ या राइट साइड हुआ? ये वाला साइड, ये वाली साइड कौन सी है? लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट। तो ये जो हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे रिएक्टेंट। और ये जो हैं ये हमारे क्या हो गए? प्रोडक्ट। ध्यान रखना कि प्रोडक्ट जो है इनको राइट साइड में लिखा जाता है। क्या? राइट साइड में लिखा जाता है। प्रोडक्ट को कहाँ लिखते हैं? राइट साइड में। और रिएक्टेंट्स को कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड। और अगर रिएक्टेंट्स 2 या फिर मोर देन 2 हो तो क्या करेंगे? बीच में प्लस का साइन आएगा, ठीक है ना। पहली चीज़ तो है कि लेफ्ट साइड होंगे, दूसरा प्लस का साइन होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी प्लस का साइन होगा। क्या प्रोडक्ट्स कहाँ पे होते हैं? राइट साइड में होते हैं। और अगर 2 या फिर 2 से ज़्यादा हो तो उसके लिए क्या होता है? बीच में उनके प्लस का साइन होता है। और ये जो है ये क्या है? ये है एरो। ये एरो क्या कर रहा होता है? डायरेक्शन शो कर रहा होता है।
एरो पॉइंट किस तरफ कर रहा होता है? पॉइंट टूवर्ड्स प्रोडक्ट। ये जो एरो है ये किसके टूवर्ड्स पॉइंट कर रहा होता है? प्रोडक्ट के टूवर्ड्स। कि मतलब क्या बता रही है कि रिएक्शन प्रोसीड किस तरफ हुई है। बात समझ में आ रही है अभी? तो आपको किसी एक केमिकल रिएक्शन में, किसी एक केमिकल इक्वेशन में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो चीज़ समझ में आ गई। लेफ्ट साइड में क्या होता है? रिएक्टेंट होता है। एरो के राइट साइड में क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। अगर प्रोडक्ट 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो बीच में क्या आएगा? प्लस का साइन आएगा, ठीक है ना? प्लस का साइन व्हेन प्रोडक्ट्स आर 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स आर देयर, देन देयर इज अ प्लस साइन बिटवीन देम, ठीक है? और ऐसे ही रिएक्टेंट्स लेफ्ट साइड में होते हैं और उनके बीच में प्लस का साइन होता है। समझ में आ गया? अगर 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। एरो किस तरफ पॉइंट कर रहा होता है? प्रोडक्ट के टूवर्ड्स पॉइंट कर रहा होता है। ये चीज़ समझ में आ गई अभी तक? नाउ अब इसके बाद क्या है कि ये जो आपने वर्ड इक्वेशन बनाई है अभी तक, ठीक है, इन सब के अपने अपने क्या हैं? सिंबल्स हैं। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल क्या है? Mg। ऑक्सीजन का सिंबल क्या होगा? ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप बताओ ऑक्सीजन के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? O2। ठीक है सिद्धार्थ, O2 क्यों लिखेंगे? यहाँ पे आपने Mg2 क्यों नहीं लिखा? सर क्योंकि ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं। तो यहाँ पे ये अकेला क्यों है? सर क्योंकि उसकी वैलेंसी ट्वाइस ऑफ ऑक्सीजन की है। अरे नहीं, यहाँ पे इसको आपने 2 या फिर 3 ऐसा क्यों नहीं लिखा? हाँ ये सही लिख रहा हूँ क्या मैं? K2 सही लिख रहा हूँ क्या मैं? ऐसा होता है कभी? या फिर Mg2 लिख रहा हूँ मैं, ऐसा होता है कभी सिंगल कि मतलब इनका मॉलिक्यूल बन रहा हो? नहीं होता। रीज़न समझो उसका। मेटल से होते हैं ना, ये हमेशा एटॉमिक लेवल पे लिखे जाते हैं। उसका रीज़न क्या है कि मेटल्स डोनेट करते हैं, नॉन मेटल्स क्या करते हैं? या फिर शेयर कर लेंगे या फिर एक्सेप्ट करेंगे। तो 2 एटम्स मिल करके शेयर कर लेते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल करके शेयर कर लेंगे। यहाँ पे तो डोनेट हो रहा है ना, तो यहाँ पे शेयरिंग की कोई टेंडेंसी बनती ही नहीं है, ठीक है ना? तो मेटल्स को जो है वो इंडिपेंडेंट लिखा जाता है और जो नॉन मेटल्स होंगे वो मॉलिक्यूलर स्टेट में होंगे, ठीक है? ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। रिएक्शन हो गई और यहाँ पे बन गया क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? ये सही लिखा हुआ है मैंने, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, या कोई चेंजेस कराना चाह रहे हो? Mg2O या MgO2 ऐसा कुछ? आप बताओ। अच्छा मैं ये अभी पढ़ा रहा हूँ, मैं वो चीज़ें चेक कर ले रहा हूँ जो कि 9th के बेसिक्स में आ जानी चाहिए थी, ठीक है? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड यही बनेगा, कैसे पता है? वैलेंसी एक्सचेंज करेंगे, Mg2 होती है ऑक्सीजन 2 होती है, करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगी इक्वलेंस। हाँ, मैग्नीशियम की 2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव, दोनों की वैलेंसी एक एक एटम से सेटिस्फाई हो जाएगी, ठीक है? और इस वजह से इसका फॉर्मूला मैं MgO करके ही बनेगा, ठीक है? अच्छा ये यहाँ तक की चीज़ें ना आप लोगों ने इससे पहले लगभग कहीं ना कहीं पे देख ली थी और समझ भी ली थी, ठीक है? इसके बाद चीज़ें थोड़ी नई जो हैं वो अब शुरू हो रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये जो इक्वेशन आपने अभी बनाई है, ठीक है, ये एक वर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है? और इसको बोलते हैं हम लोग स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन एक मिनट, स्केलेटल इक्वेशन TAL, स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल इक्वेशन होती क्या है? तो ये होती है अनबैलेंस्ड इक्वेशंस। क्या होती हैं ये? अनबैलेंस्ड इक्वेशंस। अब क्वेश्चन ये है कि अनबैलेंस्ड इक्वेशंस क्या होती हैं? अगर अच्छा अनबैलेंस्ड है तो फिर ये भी समझना पड़ेगा कि बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है। और जब बैलेंस्ड इक्वेशन की बात आएगी तो फिर ये भी होगा कि इसका रीज़न क्या है, बैलेंसिंग क्यों कर रहे हैं।